तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में जहां से ख़त्म किया था वहीं से आज एक नया आपका टॉपिक शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको क्षार और उसके बाद पीएच सूचक, पीएच मान क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लवण का, और लवण होते क्या हैं और कुछ महत्वपूर्ण लवणों के निर्माण की विधियां क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। अपने चैनल पर शुरू से हम मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं, जहां पर आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लवण। इसको साल्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साल्ट यानी लवण। देखिए, सबसे पहले तो पूछा जाता है हमसे कि लवण कहते किसको हैं। तो हमने आपको बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या था? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के पश्चात लवण एवं जल बनने की जो प्रक्रिया थी, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता था। तो यहाँ पर हमसे लवण की परिभाषा पूछा है, तो वहाँ से परिभाषा हम लोग उठाएंगे, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के पूरा का पूरा लवण की परिभाषा बना देंगे। कैसे? देखिए, अगर हम परिभाषा बनाएं तो क्या बनाएंगे? बनाएंगे इस तरीके से कि अम्ल एवं क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात बने आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हमने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा लिख के समझाते हैं। तो हमने क्या कहा कि अम्ल एवं क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त, यहां पे लिख देंगे प्राप्त, आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपका तैयार हो गया कि अम्ल एवं क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त या बने आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। और आप जानते हो, जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो अगर हम इसका समीकरण बनाए तो हम ऐसे लिखेंगे, अम्ल प्लस क्षार, या ऐसे क्षारक लिख देंगे। ये क्या बनाएगा आपका? लवण, फिर प्लस जल। क्या बना देगा आपका? लवण प्लस जल बना देगा। अगर हम एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे हमने HCl ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिया? HCl, जो कि एक अम्ल है। उसके बाद हमने लिया NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक है। ये है आपका अम्ल और ये आपका क्षारक है। अभिक्रिया करवा देते हैं तो बनेगा NaCl प्लस H2O, यानी सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। जो सोडियम क्लोराइड है ये आपका लवण है, और जल तो ये बन गई भैया। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के पश्चात जो आयनिक ठोस बनता है, उसी को हम लोग लवण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं आपको लवण की परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे, देखिए लवण में इतना ही पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता। पूछता ये है कि जो लवण हैं अलग अलग तरीके के, जैसे पहला ये है कि NaCl कैसे बना,
जैसे पूछ लेगा आपका यहाँ पर कास्टिक सोडा, जैसे NaOH कैसे बना, जैसे पूछ लेता है आपका विरंजक चूर्ण कैसे बना, उसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि परिभाषा हमने आपको समझा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर नमक के निर्माण की विधि को देखने के लिए कि नमक एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं साधारण नमक की। साधारण नमक से मतलब ये है कि जो हम लोग नमक खाने में यूज करते हैं, साधारण नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक को क्या बोलते हो आप? सोडियम क्लोराइड। इसका अणुसूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में अब जानेंगे कि ये बनता कैसे है, इसका यूज कहाँ होता है, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बनाने की विधियाँ को देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये बनाया कैसे जाता है। साधारण नमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर लवण जब बना रहे थे तो उसमें हमने उसका यूज किया था, तो कह रहा है कि साधारण नमक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके बाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में क्या किया जाता है, मिलाकर साधारण नमक बनाया जाता है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, उसके बाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी NaOH के संयोग द्वारा, यानी इन दोनों को मिला दिया जाता है। तो मिलाने के पश्चात हमारा नमक बनता है, यानी बनता है NaCl प्लस H2O। ये है क्या? ये नमक है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इतनी बात समझ में आई? नमक कैसे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ मिला दिया जाता है तो हमको सोडियम क्लोराइड प्लस जल मिलता है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना है, यानी ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड और HCl से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि जब ये बनता है तो बनने के पश्चात NaCl के फॉर्मेट में हमको प्राप्त होता है, यानी सोडियम और क्लोरीन के रूप में ये मिलता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी लवण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, भोजन में करते समय उपयोग करते हैं। यानी जब हम लोग भोजन को पकाते हैं तो भोजन में क्या किया जाता है, जैसे सब्जी हो गया, दाल हो गया, यानी जो हमारे जीवन में जो दैनिक भोजन बनते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, भोजन को पकाते समय नमक का इस्तेमाल करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये प्राप्त किया कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यानी ये मिलता कहाँ पर है, ठीक है, तो देखिए इसको बड़े स्केल पर यानी बड़े स्तर पर समुद्र से निकाला जाता है। ठीक है, यानी समुद्री जल से अन्य लवणों को पृथक करके नमक को निकाला जाता है। ठीक है, जैसे हमारा अगर देश देखे भारत में, तो भारत में गुजरात हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, यानी जो तटवर्ती राज्य हैं वहाँ पर नमक का खेती किया जाता है। ऐसे समझिए कि वहाँ पर खेत बना दिए जाते हैं और समुद्र का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, और वो समुद्र का पानी जब भाप बन के उड़ जाता है, जो बचता है वो हमारा नमक होता है। उनको फैक्ट्रियों में लाया जाता है, उसके बाद प्यूरिफिकेशन किया जाता है, यानी शुद्धिकरण किया जाता है, फिर आयोडीन की मात्रा मिलाकर मार्केट में उसको लॉन्च कर दिया जाता है, यानी मार्केट में मतलब कि एक तरीके से सप्लाई कर दिया जाता है, जिसका यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था आपका कि सर इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है, यानी इतना नमक हम लोग पूरा देश में लोग खाते हैं तो कहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है? तो ये बड़े स्तर पर समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि समुद्र में तमाम प्रकार के लवण होते हैं, उसमें से NaCl भी आपका एक तरीके से
लवण होता है जो भारी मात्रा में पाया जाता है। आप अगर समुद्र का पानी पिए होगे या कभी ट्राई करिएगा तो वो इतना खारा होता है, आपको लगेगा कि जैसे एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डालकर हमको दे दिया गया है। वो इतना खारा पानी होता है, ठीक है। वो जो खारापन होता है वो आपका इसी NaCl की वजह से होता है। तो लोग समुद्र के पानी से नमक जो है वो निकाल लेते हैं और उसका सप्लाई कर देते हैं, जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद और कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो देखिए ये आपका चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है। आप कहोगे सर चट्टान से यानी पत्थर से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसको पत्थर से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ऐसे पर्वत हैं जहाँ पर उनकी चट्टानें नमकीन होती हैं। नमकीन का मतलब यह है कि अगर उनको आप चखेंगे तो नमक के जैसा आपको स्वाद लगेगा। तो उन चट्टानों को तोड़कर उनको पीस कर क्या किया जाता है, हमको नमक बनाकर दिया जाता है। जैसे राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील, ठीक है। सांभर झील से सबसे ज़्यादा नमक निकाला जाता है। सांभर झील जो है वो नमक निकालने के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नमक जो है वो बनकर तैयार हो गया। तो 2-3 क्वेश्चन थे। पहले नमक बनता कैसे है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला देने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यानी नमक और जल बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो इसको बड़े स्तर पर समुद्रों से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और समुद्री जल को क्या किया जाता है, एकत्रित करके उसके बाद फिर से उसमें से नमक मतलब कि निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद और कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, और इसको चट्टानों से भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी बहुत सी ऐसी चट्टानें हैं जो नमकीन होती हैं, तो यहाँ पर चट्टानी लवणों से भी इसको क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ यूज होता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में भोजन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब पढ़ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। जैसे हम लोग खाने के अलावा भी कहीं इसका उपयोग करते हैं कि नहीं है, तो देखिए अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो यहाँ पे लिख देंगे सोडियम, उसके बाद क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl भी बोला जाता है। तो इसके अगर हम लोग उपयोग के बारे में बात करें, यहाँ पर लिख भी देते हैं उपयोग। तो देखिए पहला उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग में पहला उपयोग कहाँ किया जाता है, तो साधारण जो नमक होता है उसका उपयोग भोजन पकाने के अतिरिक्त, यानी जब हम लोग भोजन पकाते हैं तो उसमें तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा परीक्षक के रूप में तथा अनेक रसायनों जैसे कास्टिक सोडा, उसके बाद बेकिंग सोडा, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण, इनके निर्माण में भी कहीं ना कहीं NaCl यानी नमक का यूज किया जाता है। तो हमारा पहला जो आपका उपयोग है वो भोजन पकाने के अतिरिक्त, यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं भोजन पकाने के अतिरिक्त। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं भोजन पकाने के अतिरिक्त क्या किया जाता है, इसका परीक्षक के रूप में, परीक्षक के रूप में, ठीक है। उसके बाद अनेक रसायनज्ञों जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा हो गया। उसके बाद कहाँ किया जाता है, विरंजक चूर्ण में किया जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण के बाद बेकिंग सोडा, यहाँ पे लिख देंगे बेकिंग सोडा। उसके बाद यहाँ पर विरंजक चूर्ण आदि में, ठीक है। तो भोजन पकाने के अतिरिक्त इनका यूज कहाँ किया जाता है,
तो परीक्षक के रूप में, और अन्य रसायनज्ञों के निर्माण में। अन्य रसायनज्ञों के निर्माण से मतलब क्या होता है, जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में हम लोग NaCl यानी नमक का यूज करते हैं। अब इसका दूसरा उपयोग देखते हैं कि दूसरा उपयोग कहाँ होता है। देखिए, इसका जो दूसरा उपयोग होता है वो सोडियम धातु और क्लोरीन गैस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी दूसरा प्रयोग कहाँ किया जाता है, सोडियम धातु को प्राप्त करने के लिए, सोडियम धातु और क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस को प्राप्त करने के लिए। यानी हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सोडियम धातु और क्लोरीन गैस के निर्माण में, यानी गैस को प्राप्त करने में। कैसे, देखिए जो सोडियम क्लोराइड होता है, अगर आप देखो NaCl, अगर हम लोग क्या करें, इसका विद्युत अपघटन करें, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराएं इसके जलीय विलयन में, तो सोडियम प्लस में टूटेगा और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। तो सोडियम प्लस में टूटा जो कि एक धातु है, क्लोरीन गैस में टूटा जो कि एक तरीके का गैस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु या क्लोरीन गैस को प्राप्त करना है या इनका निर्माण करना है, तो आप इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करवा देंगे, ये टूट जाएंगे सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में, और आपको जो चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो दूसरा यूज हो गया सोडियम धातु और क्लोरीन गैस को प्राप्त करने में या क्लोरीन गैस के निर्माण में। ठीक है, तीसरा क्या है, देखिए तीसरा, उन देशों में जहां पर हिमपात बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऐसे देश जहां पर बर्फबारी बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब वहां पर हमेशा ऐसे समझिए बर्फ ही पड़ता रहता है, यानी ठंडे प्रदेशों में रोड को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप कहोगे सर रोड को साफ करने में और इसके इस्तेमाल करने में क्या मतलब संबंध है, तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, रोड को साफ करते हैं ऐसे देशों में जहां पर बर्फ पड़ी रहती है, 24 घंटा बर्फ पड़ती है, तो वहां पर क्या किया जाता है कि पहले नमक को जहां पर बर्फ पड़ी है उसके ऊपर ऐसे उड़ेल दिया जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा नमक की चादर बिछा दी जाती है। उससे फायदा क्या होता है कि जो नमक होता है वो क्या करता है, उसके जमने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, यानी जो बर्फ जम रहा था उसके हिमांक को क्या करता है वो, मतलब कि घटा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से नमक जो है वो जब उसके हिमांक को घटा देगा तो वो बर्फ जल्दी से आपका यहाँ पर जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो इसका मतलब ये है कि उसको आसानी से क्या कर सकते हो, आप साफ कर सकते हो। यानी सड़क के ऊपर क्या किया जाता है, ऐसे जैसे मान लेते हैं जैसे जिन देशों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है उन देशों में सड़क पर भी बर्फ पड़ेगी, तो गाड़ियां अगर बर्फ पे चलेंगे तो फिसलने लगेंगे, इससे क्या मतलब होगा, एक्सीडेंट ही होगा। तो जो सरकार वहाँ की रहती है वो क्या करती है, मशीनरी की सहायता से, यानी मशीनों की सहायता से इस रोड को साफ करती है, यानी बर्फ को हटाती है। बर्फ को हटाने से पहले क्या किया जाता है कि इस रोड पर नमक का बौछार किया जाता है, यानी नमक को पूरी तरीके से उड़ेल दिया जाता है। नमक क्या करता है, बर्फ को गलाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जिस देश में 24 घंटा बर्फ पड़ रही है वहां पर अगर आप पानी को ऐसे अड़ा दोगे तो तुरंत ही नीचे गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा। तो वहां पर ये जो बर्फ की चट्टानें हैं पहले ये बहुत कठोर होती होंगी, लेकिन जैसे ही नमक उसके ऊपर पड़ता है तो धीरे धीरे गलने लगती हैं, यानी थोड़ा आपका मतलब कि एक तरीके से मुलायम होने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जब इस पर मशीनरी की सहायता से, यानी मशीन ले जाकर इसको साफ करेंगे तो यह आसानी से साफ हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा यूज हमने आपको बता दिया। लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हम बोले हैं उसको लिखेंगे तो यहाँ पर बोर्ड भर जाएगा। हमें उम्मीद है कि जो आप सुने हैं वो आप आराम से अपने हिसाब से नोट में, यानी जो आपका नोटबुक है उसमें आप लिख रहे होंगे। चौथा देख लेते हैं। देखिए जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है,
यानी गर्मियों का मौसम होता है या जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं या दौड़ जाते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने के माध्यम से भी बहुत सारा लवण यानी नमक जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो उसकी आपूर्ति करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जैसे नींबू पानी या नमक पानी मिलाकर क्या करते हैं, पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वो जो NaCl की कमी थी जो पसीने के माध्यम से बाहर निकल गया था उसकी पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि देखिए जब पानी निकलता है शरीर से पसीने के माध्यम से तो उसके साथ NaCl भी निकलता है, तो NaCl की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। उसी कमी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से NaCl का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे मान लेते हैं गर्मियों में आते हैं तो नमक पानी मिलाकर क्या करते हैं, पीते हैं, उसमें नींबू भी मिला लेते हैं और आराम से क्या करते हैं, पीते हैं। ठीक है, तो हमने इसका 4 यूज आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको नमक यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है आपका यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारा समाप्त हो गया पूरी तरीके से, यानी बनाने की विधि, उपयोग, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा। यहाँ पर पढ़ेंगे कास्टिक सोडा। ठीक है, सबसे पहले कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो कास्टिक सोडा देखिए NaOH होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है। यानी हम लोग NaOH के निर्माण की विधि पढ़ेंगे और इसका उपयोग देखेंगे, इसके भौतिक गुण देखेंगे, यानी जो भी चीज़ें हमसे पूछता है हम लोग टोटल पूरा का पूरा इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो कास्टिक सोडा का पहले बात निर्माण विधि, यानी कैसे निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण की विधि क्या है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पेपर में पूछा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, वो ये नहीं पूछेगा कि आपका कास्टिक सोडा के निर्माण की विधि लिखिए, वो ये पूछेगा क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो बस आप इतना समझिए कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करवा देते हैं तो यह वियोजित होकर कास्टिक सोडा यानी NaOH बनाता है। क्या बनाता है, NaOH बनाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। अब देखिए जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर NaOH के साथ क्या बनता है, तो देखिए इसके साथ आपका क्लोराइड भी बनता है यानी क्लोरीन भी बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस भी बनता है, H2 भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो NaCl जो है वो आपका H2O से अभिक्रिया करा तो क्या बनाया, कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बन गया। उसके बाद क्लोराइड बन गया। ठीक है, उसके बाद बन गया आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब यह हाइड्रोजन गैस बन गया तो इसको हम लोग समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 ठो क्लोरीन है और यहाँ पर देखिए 1 ठो क्लोरीन है, यहाँ 2 कर देते हैं जिसकी वजह से क्लोरीन 2 ठो हो जाए। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 ठो कर दिए तो यहाँ पर हमारा सोडियम भी 2 ठो हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 ठो सोडियम हो गया। अब जब 2 ठो सोडियम हो गया तो 2 ठो ऑक्सीजन भी हो गया। यहाँ पर देखिए पहले 1 ऑक्सीजन था अब 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं।
ताकि 2 ठो ऑक्सीजन हो जाए। तो देखिए सोडियम भी संतुलित हो गया, 2 ठो संतुलित हो गया। उसके बाद क्लोरीन 2 ठो, क्लोरीन संतुलित हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 2 दूना 4 है, और यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया। तो ये समीकरण पूरी तरीके से आपका संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो हमने आपको रासायनिक समीकरण के माध्यम से भी समझा दिया कि कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसके भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं, और लास्ट में बात करेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है अगर हमको लगेगा तो। यानी अगर आपकी किताब में इसका दिया है कि उपयोग क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, तो हम लोग आपको पूरी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि आपको वो सारे कंटेंट दिया जाए जिनसे आप वंचित रह जाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है आपका। चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कास्टिक सोडा के उपयोग। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुण आपकी किताब में नहीं दिया है, क्योंकि ये बहुत मामूली सा, मतलब एक तरीके से आपका यहाँ पर यौगिक है। ठीक है, तो हम लोग अब इसका डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, उपयोग, यानी NaOH, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, या हम लोग इसका नाम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका यूज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो इसका उपयोग होगा वो ये होगा कि ये साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब होता है निरमा, यानी जो पाउडर हम लोग कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं उसके निर्माण में किया जाता है। तो पहला यूज तो ये हो गया कि यह साबुन तथा अपमार्जकों या अपमार्जक, ठीक है, या अपमार्जकों भी लिख सकते हो, अपमार्जकों को बनाने में, को बनाने में किया जाता है। ठीक है, यह क्या किया जाता है, इसका उपयोग यहाँ पर यह साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में किया जाता है। यह साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे लिख देंगे, या उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चूंकि आप जानते हो कि ये है NaOH, एक तरीके से इसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। कैसे, आपको पता है कि जिसके साथ OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ा रहता है वो क्षार होता है, और जिसके साथ हाइड्रोनियम आयन यानी H पॉजिटिव जुड़ा रहता है वो आपका क्या होता है, अम्ल होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये क्षार है, मतलब अगर आप इसको स्वाद में चखोगे तो कड़वा आएगा, कसैला होगा, ठीक है, तीखा टाइप का लगेगा आपको। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, साबुन, यानी जो हम लोग घरों में साबुन इस्तेमाल करते हैं, और जो अपमार्जक यानी कपड़े धोने का जो पाउडर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा दूसरा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए कृत्रिम वस्त्र रेशे, यानी जो हमारा मानव निर्मित रेशे बनाए जाते हैं, जैसे जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो मानव निर्मित रेशे से बनाए जाते हैं, वो प्राकृतिक रेशे से नहीं बनाए जाते। तो वही कह रहा है कि कृत्रिम रेशे, उसके बाद कागज निर्माण, बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण, तेल शोधन तथा रंगकों एवं विरंजकों के निर्माण में। ठीक है, तो पहला ये है कि कृत्रिम रेशे में, कृत्रिम, उसके बाद यहां पर वस्त्र रेशे, यानी कृत्रिम वस्त्र रेशे
बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, कागज निर्माण में, कागज निर्माण में, ठीक है, कागज बनाया जाता है तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्या है, बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में। देखिए यहां पे लिखेंगे बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में, बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में। उसके बाद तेल शोधन तथा, तेल शोधन का मतलब यहां पर तेल शोधन कारखानों में, तेल शोधन में। उसके बाद रंगकों एवं विरंजकों, रंगकों का मतलब होता है जैसे पेंट होता है, वो रंगने के काम में आता है तो उसमें ही इसका यूज किया जाता है। विरंजकों, विरंजकों का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो रंग उड़ाने के काम में आते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लेते हैं कि आपको कपड़े से रंग उड़ाना है तो आप क्या करेंगे, विरंजक का यूज करेंगे और कपड़े से रंग गायब हो जाएगा। अभी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कपड़े से रंग गायब होता है, समीकरण आपको सारी चीजें बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे रंग को एवं विरंजकों, ठीक है, विरंजकों यहां पे लिख देंगे, विरंजकों के निर्माण में। यानी तेल शोधन में, रंगकों एवं विरंजकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप सुन लीजिए और आपको और अच्छे से कंठस्थ हो जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सुनकर याद हो जाती हैं। तो अगर आप सुनकर बार बार वही सारी चीज़ें मतलब दिमाग में दौड़ाओगे तो हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला यूज हमने आपको बताया, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने में, कागज निर्माण में, बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में। उसके बाद तेल शोधन में, रंगकों एवं विरंजकों के निर्माण में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए हमारा जो कास्टिक सोडा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। यानी हमने आपको लवण बताया, उसके बाद सोडियम क्लोराइड बताया, कास्टिक सोडा बता दिया। अब चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में, ठीक है। विरंजक चूर्ण से हर साल आपके बोर्ड पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विरंजक चूर्ण को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि हमको ऐसे चीज़ों को टारगेट करना है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो उन सब चीज़ों को समझना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग उसी को सीखेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे लिखेंगे विरंजक, उसके बाद चूर्ण, विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, क्या इसका नाम विरंजक चूर्ण ही है या कुछ और भी है। तो देखिए सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इसका अणु सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अणु सूत्र की तो ये होता है आपका CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। अगर इसके नाम के बारे में बात करें, जैसे रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम देखिए है कैल्शियम, यहाँ पे लिख भी देते हैं कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड,
हाइपोक्लोराइट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, या इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका देखिए दो फेमस नाम है। कौन कौन सा? एक है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये इसका रासायनिक नाम है। हालांकि एक नाम और भी होता है, वो आपका उतना ज़्यादा मतलब कि नहीं रिपीट होता या नहीं पूछता, इस वजह से हम उसको यहाँ पर नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण जिसका अणुसूत्र होता है CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखिए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो इसका नाम ये पड़ गया। ठीक है, अब जब नाम पड़ गया तो इसको बनाने की विधि क्या होगी, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर निर्माण की विधियाँ या निर्माण की विधियाँ ही लिख देते हैं। निर्माण की विधियाँ, देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। तो बनाया जाता है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। यानी अब यहाँ पर देखिए कहा है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया के द्वारा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शुष्क बुझा हुआ चूना होता क्या है, उसका अणुसूत्र क्या होता है, तब ना आप बना पाओगे। तो ये होता है, देखिए, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगर इस पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवा दिया जाए, यानी इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवा दिया जाए, तो क्लोरीन होता है Cl2, इसकी अभिक्रिया अगर करवा दिया जाए तो हमारा क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण जो बनता है उसका फार्मूला होता है CaOCl2। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कैल्शियम, यहाँ पर दो लिखा है, दो का मतलब ये है कि दो ठो ऑक्सीजन है और दो ठो हाइड्रोजन है, जिसमें से एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ गया, Cl2 यहाँ पर आ गया, तो बचा क्या अब हमारे पास? तो हमारे पास बचा जल, यानी H2O। क्योंकि देखिए दो ठो हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक ऑक्सीजन जाने के बाद एक ऑक्सीजन बचा, जो कि बना लिया H2O। तो यहाँ पर देखिए निर्माण की विधि क्या है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया के द्वारा विरंजक चूर्ण और जल बनता है। तो इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में या जो फेमस है विरंजक चूर्ण के नाम से, उसी को लिख देते हैं। हालांकि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, और इसी को विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने समीकरण के माध्यम से इसके निर्माण की विधि को बता दिया। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। देखिए जब पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो पेपर में आपको हिंदी लिखने के साथ साथ इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना पड़ेगा। अगर आप रासायनिक समीकरण नहीं लिखते हो तो बहुत बड़ी गलती करके आओगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया के पश्चात क्या बना हमारा? विरंजक चूर्ण और जल बना। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और पढ़ते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। चलिए इसके भौतिक गुण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला गुण। पहला गुण ये होता है कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहला, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। यानी कलर में कैसा होता है?
कलर में ये हल्का पीला होता है। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है कि जिसको आप देखकर, टच करके महसूस करते हो, वही हमारा क्या है, भौतिक गुण है। तो देखने में ये कैसा लगता है आपको, हल्का पीले कलर का दिखता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है। देखिए यहाँ पर दूसरा जो लिखा है वो लिखा है ये कि अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर भौतिक गुण में, कि इसको अगर हम लोग जल में विलय कर देते हैं, यानी जल में इसको घोल देते हैं, तो ये जल में पूरी तरीके से नहीं घुलता, यानी ये जल में अल्प विलय है। अल्प विलय से मतलब होता है थोड़ा बहुत जल में घुलेगा। लेकिन इसको अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर कार्बनिक विलायकों में घोले तो हो सकता है ये घुल जाए। ठीक है। अच्छा, ये जल में क्यों नहीं घुलता? जल में इसलिए नहीं घुलता क्योंकि इसमें जो घुलित अशुद्धियां हैं वो इसको जल में घोलने से रोकती हैं। तो यहां पर आप दूसरा लिख सकते हो, यह जल में अल्प विलेय है। आगे लिख सकते हो, जल में अल्प विलेयता का कारण, अल्प विलेयता का कारण, जल में अल्प विलेयता का कारण क्या है, इसमें घुलित अशुद्धियां हैं। तो यहां पे लिख दीजिएगा, इसमें घुलित अशुद्धियां हैं। ठीक है, इसमें घुलित अशुद्धियां हैं। तो जल में तो ये क्या होता है, बहुत कम घुलता है, कारण इसमें घुलित अशुद्धियां, जिसकी वजह से ये जल में कम घुलता है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा ये है कि इसका जो जलीय विलयन होता है वो दूधिया होता है। कहने का मतलब ये है कि जब इसको आप पानी के साथ मिला दोगे तो पानी के साथ मिलने पर ये सफ़ेद बन जाएगा। यानी जैसे चूना को अगर आप पानी में मिला देंगे तो पूरा का पूरा सफ़ेद बन जाता है, तो ऐसे ही अगर इसको हम लोग जल में मिला देंगे तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो दूधिया होता है, मतलब दूध के जैसा सफ़ेद बन जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए, इसका जलीय विलयन दूधिया है। इसका जलीय विलयन कैसा है, दूधिया है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। अगर आप इसको सूंघोगे तो इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। यानी अगर आप इसको स्मेल करोगे तो इसमें से आपको क्लोरीन की गंध आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने भौतिक गुण विरंजक चूर्ण का आपको पूरी तरीके से समझा दिया। ठीक है। एक बार अगर हम फिर से रिपीट करें तो जल्दी जल्दी में आपको बता दें कि यह हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा, यह जल में अल्प विलेय है। जल में अल्प विलेयता का कारण इसमें घुलित अशुद्धियां हैं। तीसरा, हमने आपको बताया कि इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। चौथा, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है। तो अब हमने आपको भौतिक गुण समझा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। भौतिक गुणधर्म तो आपको बता दिया, अब पढ़ते हैं रासायनिक गुण या रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो यहाँ पे लिख देते हैं रासायनिक गुण। ठीक है। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला वो ये पढ़ेंगे कि गर्म जल से क्रिया। यहाँ पर जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी गर्म जल से क्रिया। यानी गर्म जल से जब हमारा विरंजक चूर्ण अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है।
यही सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो पहला आपका हेडिंग क्या है? गर्म जल से अभिक्रिया। तो देखिए, विरंजक चूर्ण को, विरंजक चूर्ण क्या है? CaOCl2 को जब हम लोग गर्म जल में विलय करते हैं, यानी गर्म जल में जब इसको हम लोग मिलाते हैं, तो क्या होता है कि क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यानी अगर आप विरंजक चूर्ण को गर्म जल में ऐसे उड़ेल दोगे, यानी मिला दोगे, तो आप देखोगे कि क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई आपको नजर आएगी। निकलती हुई नजर आएगी से मतलब ये है कि आप सूंघोगे तो आपको क्लोरीन की गंध आएगी, ठीक है, उस विलयन से। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें? जल के साथ करवा दें, वो भी गर्म जल के साथ। तो अभिक्रिया होने के पश्चात क्लोरीन गैस मुक्त होती है, यानी बाहर निकलती है। तो क्लोरीन गैस को ऐसे बाहर निकाल देंगे। देखिए, क्लोरीन गैस तो यहाँ से निकल गई, तो बचा क्या मेरा? बचा CaO यहाँ पर, और यहाँ पर H2O। तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप बुझा चूना बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आपका विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और ये है आपका गर्म जल। अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बना हमारा? कैल्शियम, उसके बाद यहां पर हाइड्रोक्साइड, और यहां बन गया क्लोरीन, ठीक है। और ये गैस मुक्त होगी, तो इसको ऐसे तीर लगाकर ऊपर दर्शा देंगे कि गैस हमारी मुक्त हो रही है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो विरंजक चूर्ण जिनसे मिलकर बना था उसी में ये टूट गया। जैसे अभी हम निर्माण की विधि में बताए थे कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण और जल बनता है। और पहले ही अभिक्रिया में हमने देखा कि विरंजक चूर्ण और गर्म जल, यानी विरंजक चूर्ण को गर्म जल में मिला दिया जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लोग बुझा हुआ चूना बोलते हो, और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया तो हमारा यहाँ पर हो चुका। अब बात कर लेते हैं दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी दूसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है? उष्मा का प्रभाव, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? चलिए, यहाँ पर सेल खत्म हो गया था माइक का, इस वजह से आपको आवाज आनी बंद हो गई थी, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं क्या बता रहे थे आपसे? उष्मा का प्रभाव। तो उष्मा के प्रभाव में हमने आपको बताया कि अगर हम लोग विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात ये ऑक्सीजन देता है, साथ में हमको कैल्शियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। तो चलिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? यही CaOCl2, जिसका नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सबसे पहले जो देता है उसको बाहर निकाल दीजिए। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा? तो आपने कहा कैल्शियम क्लोराइड बचा। ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचा? CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। क्या ये समीकरण संतुलित है? तो आप देखो तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो समीकरण कैसे संतुलित करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक ठो ऑक्सीजन यहाँ है, दो ठो ऑक्सीजन यहाँ है, तो अगर हम दो का गुणा करवा दें तो दो ठो ऑक्सीजन इधर भी हो गया, दो ठो ऑक्सीजन इधर भी हो गया, दो ठो ऑक्सीजन उधर भी हो गया। लेकिन आप देखिए, दो ठो ऑक्सीजन इधर होने के साथ साथ
दो ठो कैल्शियम हो गया और दो दूना चार ठो क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर हमको 2 लगा देना है ताकि जो हमारा समीकरण है वो संतुलित रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद ये है आपका ऑक्सीजन, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन। तो उष्मा के प्रभाव में आपने क्या सीखा, अगर विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह ऑक्सीजन देता है और साथ में आपको कैल्शियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और आपका अगला जो रासायनिक गुण है उसको समझते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है आपका अगला, अगला जो है आपका वो है उत्प्रेरकीय अपघटन, यानी उत्प्रेरक की मदद से अपघटित होना। तो उत्प्रेरकीय अपघटन क्या है, ये आपका कौन सा गुण है, तीसरा है, तीसरा है उत्प्रेरकीय अपघटन। ठीक है, अब ये उत्प्रेरकीय अपघटन क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि विरंजक चूर्ण को उत्प्रेरक कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन देता है। यानी हम लोग क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण जो कि आपका होता है CaOCl2, इसको अपघटित करेंगे, लेकिन जो आपका उत्प्रेरक होगा वो होगा कोबाल्ट क्लोराइड। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बताएं आपको, हालांकि आप क्लास 11th में बहुत ही मतलब डीप से पढ़ोगे उत्प्रेरक के बारे में, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम आपको बताएं तो उत्प्रेरक जो होता है वो क्या कहलाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है या धीमा कर देता है। यानी उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बस वो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। ठीक है, तो जब ये बढ़ाता है तो इसको उत्प्रेरक बोला जाता है, और जब ये अभिक्रिया की गति को घटा देता है तो इसको मंदक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्प्रेरक है, मतलब ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है। तो कह रहा है कि विरंजक चूर्ण कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पर देखिए जब ये अपघटित होगा तो ऑक्सीजन देगा और यहाँ देगा कैल्शियम क्लोराइड। तो हमने अभी अभी यही वाला समीकरण लिखा था, जहाँ पर ये 2 हो जाएगा क्योंकि 2 ठो ऑक्सीजन इधर होगा, 2 ठो ऑक्सीजन इधर, और 2 ठो क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करवा देंगे, ऐसे 2 से गुणा, ताकि ये क्या हो जाए आपका संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर ये बन गया आपका क्या, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और इसका नाम है कोबाल्ट क्लोराइड, और ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि उत्प्रेरकीय अपघटन क्या है। जैसे उष्मीय अपघटन था तो उसमें हम लोग गर्म करते थे तो ये टूट कर ऑक्सीजन देता था और कैल्शियम क्लोराइड बनाता था। यहाँ पर उत्प्रेरकीय अपघटन में क्या है कि ये टूटेगा, लेकिन उत्प्रेरक कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में टूटेगा, और टूटने के पश्चात ऑक्सीजन देगा और हमको देता है कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको देख लिया। अगला क्या है, अगला ये है कि अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्लों से इसकी अभिक्रिया करवा दें। यानी
कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से क्रिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से क्रिया, यानी विरंजक चूर्ण को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग क्या करें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया करवा दे तो हमको मतलब क्या मिलता है, तो हमको मिलेगा देखिए क्लोरीन गैस। ठीक है, और ये जो क्लोरीन गैस है इसको हम लोग प्राप्य क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राप्य क्लोरीन। तो सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु अम्ल H2SO4 से करवा देने पर हमको क्लोरीन गैस मिलती है, और जो क्लोरीन गैस मिली है इसको बोलते हैं प्राप्य क्लोरीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राप्य क्लोरीन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है कि विरंजक चूर्ण रहेगा, विरंजक चूर्ण आप जानते हो CaOCl2 को विरंजक चूर्ण बोलते हैं। उसके बाद कहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 ले लीजिए। तनु अम्ल, अब तनु अम्ल में आपका H2SO4 भी हो सकता है और आपका HCl भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लेंगे? HCl लेंगे, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है आपका यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेने के बाद क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं। तो निकालेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएगा, यानी H2O, जल बन गया। अब बचा क्या? तो देखिए इधर बचा कैल्शियम, इधर बचा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। क्या बना लेगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये समीकरण संतुलित है? तो देखिए यहाँ पर है हमारा 2 ठो क्लोरीन, यहाँ पर है 1 ही ठो क्लोरीन, तो हम लोग क्या करवा देंगे यहाँ पर 2 से गुणा करवा देंगे, ताकि जो हमारा ये क्लोरीन है 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तो 2 और 2 कितना क्लोरीन हो गया? 4 ठो। तो यहाँ पर तो 2 ही ठो है, यहाँ 2 कर दीजिए, ताकि 2 दूना क्या हो जाए? 4 बराबर हो जाए। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर 2 कर दिया, ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? क्लोरीन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन देखिए 2 ठो यहाँ है, 1 ठो यहाँ है, 2 और 1 कितना ऑक्सीजन हो गया? 3 ठो ऑक्सीजन हो गया, जबकि यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 3 और 1 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कैल्शियम कितना है? 1 खो है, कैल्शियम यहाँ पर 1 खो है। ठीक है, मतलब हमारा जो ऑक्सीजन है, कार्बन कितना है? 1 ही ठो है, तो कार्बन यहाँ पर भी 1 खो है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर CaCO3, ठीक है, उसके बाद Cl2, उसके बाद H2O, हमसे क्या बना है? जल बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या बन गया हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जल बन गया और क्लोरीन बन गया। जो क्लोरीन बना इसको हम लोग बोलते हैं प्राप्य क्लोरीन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मतलब बना लिया। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर संतुलित नहीं है। कैसे? ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही ठो है, यहाँ पर 2 ही ठो है, 3 ठो ऑक्सीजन और 1 यहाँ पर ऑक्सीजन, 4 ठो हो गया, जबकि इधर 4 हो रहा है, इधर 3 हो रहा है, तो समीकरण संतुलित नहीं है। हालांकि अगर आप पेपर में समीकरण संतुलित मत करिए, बस लिख बस दीजिए कि ये चीज़ें बनता है, तो वो आपका एग्जामिनर काटता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर समीकरण संतुलित करने का। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको संतुलित करने का। तो कैसे संतुलित करेंगे आप, अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ क्या कर देते हैं 2, तो 2 दूना 4 और 4 और 2 6 क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर दें, 3 ठो क्लोरीन कर दें, तो 3 दूना 6 ठो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो देखा 2 ठो ऑक्सीजन, 2 ठो ऑक्सीजन, 2 दूना कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर हम देखें, अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं तो 2 दूना 4, 4 और 2 6 ठो ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दूना 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या होगा, जल बचेगा। मतलब एक खो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कमी मार रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। बस हमको हमारा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, समीकरण संतुलित नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही, जहाँ पर हमारा संतुलित हो रहा था, या हम लोग ऐसे ही इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अपना संतुलित हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम था वो ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्ल अगर विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो हमारा बनता है क्लोरीन गैस। मेन यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्लोरीन गैस है, जो कि मुक्त होती है, जिसे हम लोग प्राप्य क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर HCl की जगह H2SO4 कर दें, ये भी तो तनु है, H2SO4 कर दें, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर जो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था वो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, अब ये संतुलित है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये लगभग संतुलित है। कैसे, 2 ठो क्लोरीन होना चाहिए, 2 ठो क्लोरीन है, H2O तो H2O है, उसके बाद बचा CaSO4 तो CaSO4 है। अब ये पूरा आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आप वहां पर भी देख रहे थे तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पर भी बन रहा है, जबकि इसमें देखिए संतुलित है। तो यहाँ पर अगर आप H2SO4 लग के लगाते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, जो अगला इसका रासायनिक गुण है वो है आपका यहाँ पर विरंजक क्रिया, विरंजक, उसके बाद क्रिया। देखिए विरंजक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब ये कपड़े का रंग उड़ा देगा। कैसे उड़ा देगा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम ठंडे तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ करवा देते हैं, यानी ठंडे तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा से विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया करवा देते हैं, तो अभिक्रिया के पश्चात हाइपोक्लोरस का निर्माण होता है। ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा ये अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, और ये नवजात ऑक्सीजन अगर रंगीन कपड़ों के साथ मिल जाए तो वो उसका कलर उड़ा देगा और कपड़ों को रंगहीन बना देगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण से समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोग विरंजक चूर्ण जो कि होता है CaOCl2, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करवा दें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा दें। मान लेते हैं हमने लिया H2SO4, ये तनु है, तनु का मतलब होता है हल्का, और अगर यहीं सांद्र लिखा होता तो इसका क्या मतलब होता, गाढ़ा होता। तो ये है आपका विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण। अगर ये अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया के पश्चात क्या मिलता है, हाइपोक्लोरस अम्ल मिलता है। देखिए हाइपोक्लोरस अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है HOCl, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस, ठीक है। हाइपोक्लोरस एक तरीके से अम्ल होता है। अब यहाँ पर जब HOCl बन गया तो मिला क्या हमको, इधर मिला कैल्शियम सल्फेट। कैसे,
SO4 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए क्या ये समीकरण संतुलित है? तो यहाँ पर देखिए दो ठो आपका क्या है, आपका क्लोरीन है और दो ठो आपका हाइड्रोजन है और एक खो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर HOCl हो गया। तो अगर हम देखें तो हमको चाहिए दो ठो क्या, ऑक्सीजन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमेशा एक ऑक्सीजन की कमी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या कर लिया जाए, अगर हम देखें तो ये क्या करा है, जो अपघटित तो होकर क्या करता है, आपको नवजात ऑक्सीजन देता है, ठीक है। अब विरंजक चूर्ण अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए इसमें बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर हाइपोक्लोरस अम्ल। तो इसमें एक प्रोडक्ट और बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देते हैं CaCl2, ये बन गया आपका क्या, कैल्शियम क्लोराइड। अगर आप थोड़ा सा बीच में यहाँ पर दिक्कत होगा तो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देंगे, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, फिर प्लस, प्लस क्या बनता है आपका, प्लस बनता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, फिर बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल, यानी ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद ये बन गया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद ये बन गया हाइपोक्लोरस अम्ल एक तरीके से, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए क्या ये समीकरण संतुलित है? हम लोग कोशिश करेंगे संतुलित करने का, अगर ना हुआ तो नहीं होगा, छोड़ देंगे इतने पर ही। हमारा जो बन रहा है वो मेन चीज हमारा यहाँ पर है हाइपोक्लोरस। तो यहाँ पर देखिए दो ठो क्लोरीन और एक ठो क्लोरीन, कई ठो क्लोरीन हो गया, 3 ठो, जबकि यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 2 ठो है, तो 2 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि देखिए दो ठो आपका कैल्शियम है तो 2 ठो कैल्शियम हो गया, 2 ठो ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ठो। तो यहाँ पर देखिए 2 से गुणा करा देंगे तो 2 ठो ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 ठो क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन यहाँ पर, 2 क्लोरीन यहाँ पर, 4 क्लोरीन हो जाएगा। 2 दूना 4 क्लोरीन हमारा इस तरफ भी है। उसके बाद H2SO4 में H2 यहाँ पर है, देखिए 2 ठो हाइड्रोजन, SO4 कैल्शियम के साथ लगकर कैल्शियम सल्फेट बना रहा है, मतलब जो हमारा समीकरण है वो संतुलित है, ठीक है, 2 से गुणा कराने पर। अब ये जो आपका हाइपोक्लोरस अम्ल है ये क्या करता है, अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। तो हाइपोक्लोरस अम्ल को ले लेंगे हम लोग HOCl, देखिए इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है। ये अगर हम लोग इसको अपघटित करें, मतलब इसको तोड़ें, तो तोड़ने के बाद हमको देखिए मिलेगा HCl, ठीक है। ये जो आपका हाइपोक्लोरस अम्ल है अगर ये टूटेगा तो HCl मिलेगा और ये मिलेगा नवजात ऑक्सीजन, इसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। और ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब होता क्या है कि इस नवजात ऑक्सीजन के कारण जो विरंजक चूर्ण है वो कीटाणुनाशक हो जाता है और विरंजक की भांति कार्य करने लगता है। यानी जो ये नवजात ऑक्सीजन है इसी की वजह से विरंजक चूर्ण कीटाणुनाशक होता है। मतलब अगर इसको हम लोग ऐसी जगह पर मिला दें जहां पर कीटाणु होते हैं वो कीटाणु को मार देगा, यानी कीटाणुनाशक हो जाएगा ये। और उसके बाद इसी की वजह से ये क्या करता है, जो विरंजक चूर्ण है ये विरंजक की भांति काम करता है। विरंजक का मतलब होता है
ये रंगीन पदार्थ के साथ मिलकर उसका कलर ही उड़ा देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें कि एक रंगीन पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है, रंगीन पदार्थ को अगर हम इस नवजात ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन के साथ मिला दें, यानी जो आपका रंगीन पदार्थ है उसको अगर हम लोग नवजात ऑक्सीजन के संपर्क में ले जाएं तो ये जो रंगीन पदार्थ है ये रंगहीन पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रंगहीन पदार्थ बन जाएगा, रंगहीन पदार्थ। ठीक है, यानी उसका कलर ही क्या होगा? उड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये जो अभिक्रिया है ये थोड़ा सा लंबा आपको लगा होगा, बट ये लंबा है नहीं। देखिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में हम समझाएं इसको, सिंपल सा ये है कि जो विरंजक चूर्ण है ये अगर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। बस इस पर फोकस करिए कि क्या बन रहा है। हाइपोक्लोरस अम्ल, ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल है ये अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के पश्चात नवजात ऑक्सीजन देता है। ये जो नवजात ऑक्सीजन है इसी की वजह से विरंजक चूर्ण जो है वो कीटाणुनाशक होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये विरंजक की भांति व्यवहार करता है। यानी अगर हम लोग रंगीन पदार्थ को नवजात ऑक्सीजन के संपर्क में ले जाएंगे तो ये क्या करेगा? इस रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा देगा, उड़ाने के बाद उसको बना देगा रंगहीन। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसका उपयोग पढ़ लेते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसका हम लोग उपयोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए उपयोग। उपयोग, तो उपयोग में पहला तो यही है कि जीवाणुनाशक के रूप में, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा कि जो नवजात ऑक्सीजन है उसी की वजह से यह कीटाणुनाशक की तरह काम करता है। तो कीटाणु विषाणु जीवाणु को यह क्या करता है? मारने का काम करता है। तो यही है पहला यूज जो है इसका, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? जल के शुद्धिकरण में। कहां पर किया जाता है? जल के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में। ठीक है, जल के शुद्धिकरण में, तो जल के शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है। यानी गंदा जल है, उसमें कीटाणु उटाणु हैं, तो आप इसको डाल दोगे तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा साफ कर देगा। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि ऑक्सीकारक के रूप में और चीनी को सफेद बनाने में। ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी को सफेद बनाने में, चीनी को सफेद बनाने में। तो ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है और चीनी को सफेद बनाने में, क्योंकि आप जानते हो चीनी गन्ने से बनाई जाती है और गन्ने का कलर जो होता है वो सफेद नहीं होता, यानी जो गन्ना होता है उसका रस सफेद नहीं होता, जबकि जो चीनी हम लोग यूज करते हैं वो तो सफेद होता है। तो चीनी को सफेद बनाने में भी इसी विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। अगला है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, यहां पे लिख देंगे क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? एक तरीके का ऐसा पदार्थ होता है जिसको अगर आपके नाक के पास 1 या 2 मिनट तक लगाकर रखा जाए तो हो सकता है आप बेहोश हो जाओ। ठीक है, पहले आप फिल्मों में भी देखे होंगे कि जो आपका विलन होता है वो किडनैप करता है लोगों को, तो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर ही करता है। ठीक है,
क्लोरोफॉर्म हालांकि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि तुरंत असर नहीं करता, क्लोरोफॉर्म जो होता है लगभग असर करने के लिए 1 से 2 मिनट या 3 मिनट का भी समय लेता है। 1, 2, 3 मिनट तक ये क्या होगा, असर करेगा, तब जाकर कहीं आप बेहोश होगे। और क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या करता है, आपके जो मस्तिष्क है उस पर गलत प्रभाव डालता है। यानी आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, मस्तिष्क होता है, उस पर क्या करता है, गलत असर डालता है। गलत असर से मतलब ये है कि आपका जो तंत्रिका तंत्र है उसको स्थिर करने का प्रयास करता है। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी क्या किया जाता है, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे समझिए कि क्लोरोफॉर्म एक बेहोशी की दवा है। अगर आपको सूंघा दिया जाए 1, 2 मिनट तक तो आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है। अब पचवां देख लीजिए, पचवां क्या कह रहा है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, यानी जो हमारा ऊन होता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, यानी जो हमारा ऊन होता है अगर देखा जाए तो वो क्या करता है, अगर उससे कपड़ा बना दिया जाए तो पूरा का पूरा वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन हम तो देखते हैं कि ऊन से बना हुआ कपड़ा जल्दी नहीं सिकुड़ता, या सिकुड़ता भी हो तो बहुत मामूली सिकुड़ता है। तो उसमें क्या किया जाता है, इसी विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में हमारा विरंजक चूर्ण यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने विरंजक चूर्ण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो चीज़ें हमने यहाँ पर समझाया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने आपको लिख लिख कर एक एक समीकरण बनाकर समझाया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े हुए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग मैथ पढ़ रहे होंगे, प्रश्नावली 6.2। चूँकि आपको पता है कि हम लोग मैथ पढ़ा रहे हैं वो भी 6 पाठ, त्रिभुजों की समरूपता, वहां पर प्रश्नावली 6.1 हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका प्रश्नावली 6.2। तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 सॉल्व करवाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद केमिस्ट्री में जो वीडियो आगे आएगी वो आगे आएगी आपका कुछ लवण या कुछ यौगिक जो हैं वो बच गए हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ये सारी जो वीडियो हैं वो आपको अगले टाइम पर मिलेंगी, यानी ये सारे जो टॉपिक होंगे वो अगले वीडियो में कवर होंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले टॉपिक में, एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।